बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाक साई कौम के आज के इस स्पेशल पॉडकास्ट सेशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज जिस टैलेंटेड मोटिवेटेड पाकिस्तानी रिसर्चर से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, ये वो टैलेंटेड रिसर्चर हैं जिन्होंने दौरान पीएचडी ही अपने रिसर्च वर्क को नेचर जैसे प्रेस्टिजियस जर्नल में पब्लिश किया। डेफिनेटली दिस इज नॉट एन इजी टास्क है जब आप रिसर्च को सीख रहे हो पीएचडी के दौरान ही और आप एक ऐसा ब्रेक थ्रू ले आए जिसको नेचर जैसा जर्नल भी एक्नॉलेज करे। दिस इज डेफिनेटली अ माइलस्टोन। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर फैज रसूल साहब से। डॉक्टर साहब, वेरी वार्म वेलकम टू यू इन दिस सेशन विद पाक साइकॉम। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं कुछ जो हमारे बाकी भाई हैं या बहनें हैं उनके साथ शेयर कर सकूं। जी डॉक्टर साहब, आपके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। काइंडली अपना इंट्रोडक्शन, प्रोफेशनल जर्नी और करंट पोजीशन आपकी इस वक्त क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। जी बिल्कुल सर, मैं सर डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन, तहसील फालिया, उसका गुजरात सरगोदा रोड पे एक छोटा सा गांव है रग, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। सारी एजुकेशन जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर से है, एक्सेप्ट एफएससी, क्योंकि बैक इन 2007-8 हमारे फालिया में कोई ऐसा कॉलेज नहीं था कि जहाँ पे प्रॉपर जो है वो एफएससी की क्लासेस हो रही हों। तो अभी तो वहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो हैं, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज का स्टिल वही हाल है। तो उसके लिए मुझे सरगोदा जाना पड़ा, वहाँ पे एक कॉलेज में मैंने एफएससी की। उसके बाद वही एफएससी थोड़ी लूज ही गई, क्योंकि एक तो हमने उर्दू मीडियम से पढ़ा हुआ था, तो मैट्रिक उर्दू मीडियम था, मीडियम चेंज हुआ, पहली दफा घर से बाहर गए तो वो समझे कि वो फ्लॉप हो गई। तो उसके बाद वो घर वालों के ज़हन में वही होता है कि बच्चा डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, तो वो जी प्राइवेट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो इसी चक्कर में मोस्टली यूनिवर्सिटियों के जो दाखिले हैं वो गुजर चुके थे, उनकी जो डेट्स थी वो गुजर चुकी थी। तो देन भला वो गुजरात यूनिवर्सिटी का, इन्होंने यहाँ पे डॉक्टर साजिद साहब, मैं उनको क्रेडिट देना चाहूँगा कि उन्होंने ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री शुरू किया यहाँ पे। तो इसका जो एडवर्टाइजमेंट थी वो लेट आई थी कदरे बाकी जो यूनिवर्सिटी के एडमिशन थे और यहाँ बाकी पूरी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी। तो मेरे वाले साहब उस दिन घर आए, 14 अगस्त का दिन था, तो उनके हाथ में अखबार थी, तो कहते हैं कि ये एक नया डिपार्टमेंट शुरू हुआ है बायोकेमिस्ट्री का, तो क्या करें। मैंने कहा जी और ऑप्शन कोई नहीं, तो फिर इसी में ट्राई करते हैं। तो एडमिशन ट्राई किया, तो मेरा फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया था, क्योंकि एफएससी में मार्क्स कम थे, 738 मेरे मार्क्स थे। ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कोई ये ना समझे मैं शुरू से ही बड़ी तोप चीज था। तो मेरा बायोकेमिस्ट्री यूओजी की फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं था। सेकंड लिस्ट में भी दुआएं कर करके कि अब और ऑप्शन कोई नहीं और साल ना जाया हो जाए, तो सेकंड लिस्ट में मेरा नाम था। 31 मेरा रोल नंबर था, यानी कि क्लास में मेरी 31st पोजीशन थी। देन वही यूनिवर्सिटी में गए, वहाँ सेमेस्टर सिस्टम था, पहले एनुअल सिस्टम से पढ़े हुए थे, तो अगेन समझने में प्रॉब्लम हुई। तो फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा जो जीपीए था वो 2.7 था, हैविंग अ डी ग्रेड इन मैथ, क्योंकि मैथ की मुझे शुरू से ही एलर्जी है। तो बायोकेमिस्ट्री चूज करने की एक वजह भी यही थी कि मैथ से मेरा वो नहीं है, तो 2.7 था। उसके बाद अगेन हमारा पाइनियर बैच था इस डिपार्टमेंट में, तो जो टीचर थे डॉक्टर साजिद हैं, डॉक्टर नादिया जो मेरी सुपरवाइजर भी थी बीएस और एमएस में, डॉक्टर उमर हैं, अवैस, डॉक्टर अवैस थे वहाँ पे, डॉक्टर रुबीना थी। तो उन्होंने मोटिवेट किया कि हमारा पहला बैच है, उस वक्त और स्टूडेंट भी नहीं थे, तो वो जो मतलब तवज्जो का लेवल था वो भी उन्होंने दिया, उन्होंने मोटिवेट किया। फिर उन्हीं को देख के थोड़ा सा हौसला बढ़ा कि अगर ये इतने मतलब नॉर्मल बैकग्राउंड से उठ के इस लेवल तक आ सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। थोड़ा चीज़ों को समझना शुरू किया। हम जो क्लास में 8 ही लड़के थे, हमने इकट्ठा बैठ के पढ़ना शुरू किया, एक दूसरे से डिस्कस करना शुरू किया। तो सर जो मैंने बीएस एंड किया वो 3.55 पे था, क्लास में मेरी जो है वो छठी पोजीशन थी। हमारे कुछ फेलोज जो हैं वो बाकी यूनिवर्सिटीज में चले गए कि जी ये यूओ जी मतलब लो रैंक यूनिवर्सिटी है, ऐसे है वैसे है, यहाँ रिसर्च नहीं है, वैसे नहीं है। लेकिन मेरा और जो मेरे दो बाकी फेलोज थे उनका यही मौकफ था कि जिन टीचर्स ने हम पे इतनी इन्वेस्टमेंट की है और हम अब इस काबिल हो गए हैं कि हमें कुछ कुछ ना कुछ नो हो है, तो क्यों ना कि हम इन्हीं को ही रिटर्न दें और एमफिल यहीं से कंटिन्यू करें। तो उस केस में मैंने एमफिल फिर वहीं पे कंटिन्यू किया, सेम डॉक्टर नादिया जो कि अभी वहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उन्हीं के साथ एमफिल कंटिन्यू किया। देन उनका मैं अगेन मशकूर हूँ कि उन्होंने जो मेरी बेसिक रिसर्च टेक्निक्स हैं उन नामुसाद हालात में, कि जहाँ बिल्कुल हमारे पास इवन जेल डॉग भी नहीं था, कि जहाँ पे हम पीसीआर करते हैं, जेल रन करते हैं, तो मैं दूसरे ब्लॉक में जुआलॉजी डिपार्टमेंट में वो जेल ऐसे तोते की तरह हाथ पे उठा के जाता था, वहाँ इमेज लेता था और वापस आता था। और यकीन करें कि आज मैं, चलो नेचर कम्युनिकेशन का पेपर है, लेकिन मेरा पहला पीसीआर 18वीं दफा जाके पॉजिटिव आया था।
तो उस टाइम डॉक्टर नाजिया भी बहुत गुस्से में थी कि बेटा अगर आज ना आया तो ये रिसर्च तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम कोई और काम ढूंढ लो। तो मैं भी उस दिन यकीनन मतलब डॉक्टर बड़ा साहब, ये हाँ, गुजरात यूनिवर्सिटी के जितने भी बायोकेमिस्ट्री के लोग हैं वो जानते हैं, ये बहुत बड़े नाम हैं, डॉक्टर साजिद साहब या डॉक्टर बिल्कुल नादिया, डॉक्टर वैस साहब आप बता रहे हैं, और माशाल्लाह बड़ी एफर्ट्स आपने भी की, स्ट्रगल की थ्रू आउट। तो फिर आप पीएचडी में आपका स्कॉलरशिप हुआ यूनिवर्सिटी में, किस सर मैं यूनिवर्सिटी में? जब एमफिल का मैंने डिफेंस दिया तो उससे जिस दिन मेरा डिफेंस था उससे अगले दिन जो प्री डिफेंस था, अभी हम्म। फाइनल डिफेंस हुआ था, उससे अगले दिन यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का जो सियालकोट कैंपस है, जो अभी सियालकोट यूनिवर्सिटी है, वहां पे मैं और मेरा क्लास फेलो जो कि मेरा रूममेट भी था, अभी ऑस्ट्रेलिया में पीएचडी कर रहा है माशाल्लाह, क्वींसलैंड में। हम्म। तो हमारा इंटरव्यू था लेक्चरर की पोस्ट के लिए, तो हम दोनों गए, तो हमने इंटरव्यू दिया, तो एट द एंड फाइनली मैं सिलेक्ट हुआ वहां पे। देन हम्म। मैंने वहां पे जॉब कंटिन्यू की। जॉब के दूसरे महीने मेरा फाइनल यहाँ पे जब डिफेंस हो गया एमफिल का और मुझे डिग्री मिल गई, उसके बाद 5 बजे तक क्लासेस होती थी, वर्किंग आवर्स थे, तो 5 से लेके 8 बजे तक मैं हॉस्टल या बैग अपने कमरे में नहीं जाता था, बैठ के तो ईमेल्स करता था। डॉक्टर साजिद भी हम्म। सियालकोट शिफ्ट हो गए थे इस्लाम मेडिकल कॉलेज में, डॉक्टर सैफ हैं, उनके साथ मेरा राब्ता रहता था, उनसे गाइडेंस लेनी होती थी कि सर ये किस तरह होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है। तो मैंने सर वहां बैठ के ईमेल स्टार्ट की, और चाइना को इसलिए किया कि कोशिश यही थी कि घर से पैसे ना लेने पड़े। तो बाकी हम्म। कंट्रीज के लिए जो मेरी मतलब थिंकिंग है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि जीआरई और आइल्स के जो 50-60 हजार की इन्वेस्टमेंट है वो ना करनी पड़े और जल्दी एडमिशन भी हो जाए, तो फिर चाइना का ऑप्शन लिया। तो हम्म। चाइना में मैंने 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, थियानजिन यूनिवर्सिटी में, नानखई में, और ये यूएसटीसी में, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना। हम्म। अनफॉर्चुनेटली पहले दोनों जो हैं थियानजिन और नानखई, उनकी लिस्ट लगी तो मेरा नाम नहीं था, एंड यूएसटीसी इज द लास्ट ऑप्शन फॉर मी। तो बस अल्लाह की जो तकसीम है उसका अपना एक निज़ाम है, शुक्र जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, ये बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी आपने रखी कि अपने असातिज़ा से हमेशा कनेक्टेड रहे, उनसे गाइडलाइन ली, उनसे रहनुमाई ली। ये बड़ी चीज होती है जब आपने अपने एक प्रोफेशनल कैरियर को आगे लेके चलना होता है। अच्छा, आपके पीएचडी के थीसिस की तरफ आते हैं, थोड़ा सा काइंडली लेमैन स्टाइल में थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बताइएगा, और फिर जो आपने नेचर में पब्लिकेशन की उसकी किस तरह वो पॉसिबल हुआ, उसके क्या चैलेंजेस थे, ये जरा थोड़ा सा इस तरफ बताइएगा। बिल्कुल सर। सर हमारी जो लैब है वो सेल बायोलॉजी की लैब है, सेल एंड मोलेकुलर बायोलॉजी। और हमारी लैब, जैसे हर लैब जो है उन्होंने कुछ मॉडल ऑर्गेनिज्म रखे होते हैं जिन पे स्टडी की जाती है, जैसे हम पीछे भी पढ़ते हैं, ड्रोसोफिला है, यीस्ट है, बैक्टीरिया है, मेमेलियन सेल लाइंस हैं। तो हमारी जो लैब है वो फिश एंड यीस्ट को एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज करती है, क्योंकि ये सिंगल हम्म। सेल यूकैरियोटिक सेल है। और बेसिकली हम लाइव सेल माइक्रोस्कोपी, यानी बहुत हाई फाई कन्फोकल माइक्रोस्कोपी है हमारी लैब के पास। तो उसको यूज करके तो हम डिफरेंट प्रोटीन्स को टैग करके उनकी इंटरेक्शन और बायोकेमिस्ट्री और मोलेकुलर बायोलॉजी टेक्निक से ये सारा स्टडी करते हैं। मेरा जो टॉपिक था वो, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बायोकेमिस्ट्री का था और मेरा इंटरेस्ट थोड़ा मेटाबॉलिक साइड पे था, तो हमारी लैब में 3 डायरेक्शन थी, रिसर्च डायरेक्शन। एक ग्रुप माइटोकॉन्ड्रिया पे काम कर रहा था, एक सेल साइकिल पे काम कर रहा था, और एक साइटोस्केलेटन और माइक्रोट्यूब्यूल्स पे काम कर रहा था। तो एज अ बायोकेमिस्ट मेरा इंटरेस्ट माइटोकॉन्ड्रियल ग्रुप में था। तो हम जिनोम वाइड स्क्रीनिंग कर रहे थे उन जीन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो कि माइटोकॉन्ड्रिया को इफेक्ट करती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक जो सेल है बॉडी का, उसका पावर हाउस है, कि जितनी भी एनर्जी है या जो भी मेटाबॉलिक मेजर पाथवे हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया पे होते हैं। तो एट द एंड जो जीन्स हमने डिस्कवर किए, देन हमने नैरो डाउन किया। तो मेरा जो टॉपिक था वो था कि माइटोकॉन्ड्रिया और ईआर का जो आपस में कांटेक्ट है, उसको जो जीन्स रेगुलेट करते हैं उन को हम एक्सप्लोर करना चाह रहे थे। बेसिकली जो ईआर और माइटोकॉन्ड्रिया का कांटेक्ट है, अगर इसमें डिस्टर्बेंस हो तो बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज होती हैं, लाइक अल्जाइमर डिजीज है, पार्किंसन डिजीज है, ये ब्रेन के रिलेटेड डिजीज हैं। तो ये है, तो इसलिए इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस को देखते हुए हमने एक नॉवल जीन जो है, एक नॉवल प्रोटीन आइडेंटिफाई की हमारी स्क्रीनिंग के दौरान, जो कि पहले रिपोर्टेड नहीं थी। एक जस्ट 7 kD की ये एक पेप्टाइड थी, और इसको जो है हम आगे लेके गए और इसको स्टडी किया, और यही जो है मेरा पीएचडी का बाद में टाइटल बना कि रोल ऑफ, और इसी प्रोटीन को हमने खुद नाम दिया EMR1। बेसिकली डिफरेंट कम्प्लेक्सेस हैं जो कि ईआर और माइटोकॉन्ड्रिया को जोड़ते हैं। इसी तरह एक कम्प्लेक्स यीस्ट में है, अर्मिस कम्प्लेक्स, ईआर माइटोकॉन्ड्रिया एनकाउंटर स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स। तो बेसिकली ये जो प्रोटीन मैंने पीएचडी में स्टडी की, फर्स्ट टाइम करेक्टराइज की, ये उस कम्प्लेक्स की असेंबली जो है, प्रॉपर असेंबली, उसको रेगुलेट करती है। तो हमने इसका नाम रखा EMR1, अर्मिस रेगुलेटर 1। तो अगेन उसमें मैं अपनी लक भी समझूंगा, थोड़ा हार्डवर्क भी किया।
कि ये जो प्रोजेक्ट है, मेरे आने से पहले प्रोफेसर ने 4 स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस किया और उन्होंने कुछ ना कुछ स्टार्ट करके तो छोड़ दिया, ये छोटी सी प्रोटीन है, इसमें से क्या निकलेगा। और एट द एंड मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी इस प्रोजेक्ट को लेने के अलावा, क्योंकि हमारे पास उस वक्त सिर्फ ये एक प्रोजेक्ट बचा था कि प्रोफेसर ने कहा ये एक है। क्योंकि इससे पहले जो मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था उसमें थोड़ी सी बैड लक हुई कि वो एक फ्लॉ आ गया, हम सिंगल म्यूटेंट उसको कंसिडर कर रहे थे, अल्टीमेटली वो था डबल म्यूटेंट, तो वो ऑलमोस्ट 0 पे आ गया था। तो देन 2018 में मैंने इस प्रोजेक्ट को पिक किया और बस यही कोशिश थी कि मेहनत करता हूँ तो अल्लाह करे कि इसी में से कुछ निकल आए, या लाइक लास्ट होप के तौर पे। तो हिम्मत तो थोड़ी की और थोड़ी प्रोफेसर की गाइडेंस भी थी, बाकी इधर उधर से पेपर भी पढ़े। मैं कोशिश ये करता था कि जब भी लैब मीटिंग में मेरी बारी आती थी पेपर प्रेजेंट करने की, तो मैं 10 इम्पैक्ट से ऊपर का पेपर प्रेजेंट करता था। और मोस्टली मेरी कोशिश होती थी कि वो सेल साइंस या नेचर में से हो, क्योंकि इसी से आपको आइडियाज आते हैं कि अगर वो लोग जो काम इतने बड़े जर्नल में पब्लिश हो रहा है तो आप उसको पढ़ेंगे तो आप थोड़ा बहुत रिलेट कर सकेंगे। देन उसमें से आपको एक्सपेरिमेंटल डिजाइन पता चल जाता है, मेथोडोलॉजी के लिए चीजें मिल जाती हैं। तो इसी तरह फिर मैंने उन्हीं को ही देखा, फिर ये हमारी फील्ड में इसी कम्प्लेक्स को जो फर्स्ट टाइम जिन्होंने डिस्कवर किया, अभी वो ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर हैं, तो उनका पेपर पढ़ा कि उन्होंने इसको कैसे किया, उसमें कौन से ड्रॉबैक्स हैं, कौन से की एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि उन्होंने किए। फिर उसी को जब मैंने अपने प्रोजेक्ट के साथ लिंक किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो उसी तरह की फिनोटाइप और सारे आगे पैरामीटर्स हैं उनको फॉलो कर रहा था, तो देन प्रोफेसर ने ये रियलाइज किया कि दिस प्रोजेक्ट हैज सम पोटेंशियल। तो देन उन्होंने मुझे ऑफिस में बुला के कहा कि अब थोड़ा सा हिम्मत दिखाओ, अगर तुम्हें किसी की हेल्प चाहिए तो आई कैन लाइक अटैच 1 or 2 मोर स्टूडेंट्स विद यू। लेकिन वही कि मैंने कहा अब शुरू कर लिया है तो फिर खुद ही जाना चाहिए। तो दूसरा वो थोड़ा लैंग्वेज बैरियर भी होता है, काम करने का स्टाइल का भी होता है, तो मैंने फिर इसको कंटिन्यू किया सर। और सबसे पहले हमने इसको पीएनएस में 2019 में सबमिट करवाया। तो ये अंडर रिव्यू गया और 2-1 से रिजेक्शन हुई। 2 रिव्यूअर थे, उन्होंने माइनर एक्सपेरिमेंट कहे और एक ने स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट किया। देन एडिटोरियल बोर्ड ने उसी बेस पे कहा जी इस स्टेज पे हम इस पेपर को जो है वो फर्दर कंटिन्यू नहीं कर सकते। थोड़ी तो डिसअपॉइंटमेंट कितनी दफा ये रिजेक्ट हुआ और फिर उसके बाद ये फाइनल एक्सेप्टेंस के लिए गया? नहीं सर, जब पीएनएस में रिव्यू में गया तो प्रोफेसर ने मुझे बुला के अगेन यही कहा कि रिव्यू में चला गया बट आई स्टिल थिंक कि इसमें ये 1-2 एक्सपेरिमेंट जो हैं वो मिसिंग हैं। तो मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, लेकिन पहली हमारी अचीवमेंट यही है कि हमें कम से कम जो हमारी होप थी कि ये अच्छा जाएगा, तो ये कम से कम रिव्यू में जाना ही एक बड़ी बात है। क्योंकि इससे पहले हमारी लैब के 3-4 पेपर डेक्स रिजेक्शन थी, यानी एडिटर से पीएनएस से वापस आ गए। देन जब पेपर वापस आया तो प्रोफेसर ने डेफिनेटली अगेन मेरे से बात की, उन्होंने कहा परेशान होने की जरूरत नहीं, ये जो एक्सपेरिमेंट दूसरे 2 रिव्यूअर्स ने बताए हैं हम इनको करके तो हम इससे अच्छे पे जाएंगे। तो वही हुआ। उसके बाद वो अगेन मैंने एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो किए। देन हमने डिस्कस किया कि कहाँ करें, तो देन हमने ये हमारा एक जर्नल है डेवलपमेंटल सेल, ये नेचर कम्युनिकेशन से थोड़ा नीचे है, तो हमने डिसाइड किया कि हम उनको भेजते हैं। तो आजकल एक ऑप्शन है जो यंग रिसर्चर हैं शायद उनको ना पता हो या पता हो भी, तो ये एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है, स्पेशली लाइफ साइंसेज के जर्नल्स में डायरेक्ट सबमिशन की एक ऑप्शन है कि आप पूरी एक पीडीएफ फाइल बना के अपने डेटे की मेन फाइल और सप्लीमेंट्री आप एडिटर को भेजते हैं कि लेट्स हैव अ लुक, कि अगर आप इसको समझते हैं कि आपके जर्नल के अकॉर्डिंग है या इसमें पोटेंशियल है तो देन हम टोटल सबमिशन करवाते हैं। तो डेवलपमेंटल सेल के एडिटर ने भी कहा जी आई डोंट थिंक कि ये हमारे उस पे आता है या ये है वो है। तो देन उसके बाद क्लास बायोलॉजी के एडिटर को हमने सेंड किया, अगेन एडिटर ने वापस कर दिया। अब ये 2020 चल रहा है और साथ माशाल्लाह हल्का हल्का कोविड चाइना में डेवलप हो रहा था। तो प्रोफेसर की कि ये क्लास बायोलॉजी से भी वापस आ गया है, तो आई एम थिंकिंग फॉर सम अदर जर्नल। तो अभी मैं ईमेल लिख रहा था कि सर मैंने जुलाई में ग्रेजुएट होना है, मेरा स्कॉलरशिप खत्म हो जाएगा, तो काइंडली थोड़ा नीचे आ जाए। थोड़ा पत्थर रखा था क्योंकि काम तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा किया था, लेकिन अभी मैं ईमेल लिख रहा था तो साथ ही मुझे दूसरी ईमेल आई कि योर पेपर हैज बीन सबमिटेड टू नेचर कम्युनिकेशन एंड यू आर द अमंग द ऑथर लिस्ट। तो मैं अब दिल में ये सोच रहा हूँ और मैंने अपने रूममेट को भी कहा कि मलिक साहब आज प्रोफेसर ने ना मैनू मरवा दिता है, यानी कि तो उन्होंने एक बड़े में जमा करवा दिया, ये नहीं चाहते कि मैं ग्रेजुएट हूँ। लेकिन फिर वही कि दुआ की अल्लाह से कि एक दफा हमें मौका मिल जाए तो हम इसको करते हैं। तो ड्यूरिंग कोविड जो है मार्च में इसकी रिवीजन आई,
तो माइनर रिवीजन थी, एक रिव्यूअर ने थोड़े एक्सपेरिमेंट कहे थे और एक ने सिर्फ ये कहा कि आपने वो जो मेजर एक्सपेरिमेंट है यानी इन विट्रो कम्प्लेक्स असेंबली का वो नहीं किया, तो आप थोड़ा टाइटल को मॉडिफाई करें। तो ड्यूरिंग कोविड देन पहले लैब्स की परमिशन नहीं थी, उसमें बड़ी टेंशन थी, सिर्फ जो पोस्ट डॉक्स और प्रोफेसर हैं उनको थी। उस दौरान सारा घर बैठ के तो मैं उनको बताता था कि जी ये मेरा प्राइमर जो है ये यहाँ लगेगा, वो स्ट्रेन जो है उसका ये नंबर है, इसको ऐसे करें। तो यहाँ मैं अगेन जो हमारे भाई हैं या बहनें हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि अब उस वक्त मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं था, क्योंकि मोस्टली सॉफ्टवेयर पेड होते हैं और वो लैब्स के कंप्यूटर्स में थे। तो आप जब भी किसी सॉफ्टवेयर को यूज करें तो आप सबसे पहले उसके प्रिंसिपल को देखें कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो मैं जब लैब में होता था, मैं उसको कर रहा होता था, तो मैंने उन सब के प्रिंसिपल सीखे। इसीलिए जब मुझे घर बैठ के तो उस पोस्ट डॉक को चीजें बतानी थी, तो मैं सॉफ्टवेयर ना होने के बावजूद फिर उसी प्रिंसिपल पे बैठ के पेज पे ड्रा करके वर्ड की फाइल्स में डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन यूज करके, तो वो जो डीएनए के प्राइमर्स थे, ट्रंकेशंस थे, वो उसको एक एक स्टेप लिख के ईमेल करता था। वो आगे उसको प्रोसीड करता था, मुझे रिजल्ट बताता था। फिर वो तकरीबन 1.5 महीने बाद जो है वो फिर बड़ी कोशिशों के बाद मुझे लैब की परमिशन मिली और उसके बाद फिर वही दिन रात एक करके हमने इसको सबमिट करवाया। और फाइनली आई हैव एन ईमेल फ्रॉम द जर्नल। और मेन प्रोफेसर ने जो लैब का ग्रुप था उसमें मैसेज किया कि लेट्स कांग्रेचुलेट फैज फॉर दिस बिग अचीवमेंट। तो सबसे पहले घर अब्बू को फोन किया और उनको सल्यूट किया सबसे पहले कि आज आप मुझे डॉक्टर वाकई कह सकते हैं। वो अक्सर मुझे डॉक्टर कहते थे और मैं उनको कहता था अभी मैं डॉक्टर नहीं हूँ। तो मैंने उनको कहा कि आज आप मुझे डॉक्टर कहें। और बस डेफिनेटली डॉक्टर साहब, ये बड़ी जबरदस्त अचीवमेंट है। आपने बताया माइनर रिवीजन आई और फिर किस तरह ये सारा प्रोसीजर चला। डेफिनेटली इसमें स्ट्रगल्स आती हैं, चैलेंजेस आते हैं और आपने बड़े अच्छे तरीके से जो है इनको ओवरकम किया। अच्छा डॉक्टर साहब, सेशन को क्लोजिंग की तरफ लेके चलते हैं। आप थोड़ा सा क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने जो जूनियर्स हैं या यंग रिसर्च, स्पेशली हमारे जो पाकिस्तानी रिसर्चर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, कि वो किस तरह अच्छी रिसर्च करें कि आप जैसा ब्रेक थ्रू लें ड्यूरिंग पीएचडी? याद लो कि ये बड़ा रेयर होता है, लेकिन कुछ ऐसा टिप आप देना चाहें, कुछ ऐसी नसीहत करना चाहें हमारे यंग स्टूडेंट्स को, डेफिनेटली उनके लिए बड़ा फायदा होगा। सो प्लीज थोड़ा सा इस बारे में बताइए। इसमें आपकी लक, अल्लाह ताला पे भरोसा और पेरेंट्स और टीचर्स की दुआएं हैं। तो सबसे बेसिक चीज मैं यही कहूंगा, लाइक अब हम गुजरात यूनिवर्सिटी में थे, रिसोर्सेज बहुत कम थे, लेकिन अगेन हैट्स ऑफ टू डॉक्टर नादिया और जो बाकी टीचर थे कि उन्होंने हमें जो बेसिक टेक्निक्स हैं वो बिल्कुल क्लियर करवा दी। हमें उनका जो प्रिंसिपल है, जो उनके पीछे लॉजिक है, और वो हम अक्सर पंजाबी में कहते हैं कि जुगाड़ टेक्नोलॉजी से चाहे हमने काम किया। तो जब आप बेसिक सीख लेते हैं तो यहाँ पे जब आप इन कंट्रीज में आते हैं तो यहाँ ना रिसोर्सेज की कमी है ना इंस्ट्रूमेंटेशन की कमी है। तो जब आप उन लिमिटेड रिसोर्सेज में काम और आपकी बेसिक्स क्लियर होती है और जब आपको यहाँ पे रिसोर्सेज मिलते हैं, देन आप जो है वो जाते हैं। बेसिक ये है कि आप बड़ा सोचेंगे तो बड़ा कर सकेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कोशिश करता था कि मैं लैब मीटिंग में, हालांकि वो पेपर प्रेजेंट करने के लिए आपको अच्छा खासा पढ़ना पड़ता है जितना बड़ा वो पेपर होता है, तो कोशिश करें कि वो थोड़ा टफ टाइम लें, उन पेपर्स को प्रेजेंट करें। उसमें लैबमेट्स क्वेश्चन करते हैं, प्रोफेसर क्वेश्चन करते हैं, हम वो आपकी हेल्प करते हैं कि ये जो तुम्हारा वो वाला एक्सपेरिमेंट था ये तो उसी के साथ लिंक कर रहा है। तो आपको थोड़ी मोटिवेशन भी होती है और आपको लगता है कि यही एक्सपेरिमेंट हम भी लैब में करते हैं, तो क्यों ना इसी तरह कोऑर्डिनेटेड वे में हम भी करें, तो हो सकता है। बाकी ये है कि वो हर किसी के माथे पे नहीं लिखा हुआ कि इसने इसमें पब्लिश करना है या इसने इसमें। तो खोज बड़ी हो तो इंशाल्लाह जो है वो काम हो सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह टॉप 100 से मेरी पीएचडी है और अभी पोस्ट डॉक में मैं यहाँ पीकिंग में हूँ, तो ये अभी टॉप 20 में है। तो कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह करे इंशाल्लाह टॉप 10 की तरफ जाएंगे आगे। जी डेफिनेटली डॉक्टर साहब, ये बड़ी जबरदस्त अचीवमेंट्स हैं। यानी बेसिक स्किल्स सीखें और अपना एम हाई रखें, अच्छे हाई इम्पैक्ट फैक्टर के पेपर्स को पढ़ें, डिस्कस करें। बड़े ज़बरदस्त टिप्स हैं जो आपने बताए हैं। इवन मेरे लिए भी ये बड़ी एक मोटिवेशन है कि आपने जिस तरह जो है अपने आप को अपलिफ्ट किया है कि अब आप माशाल्लाह आपका एम हाई है कि आप टॉप 10 यूनिवर्सिटी, डेफिनेटली वो जो है सारी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज आप टारगेट कर रहे हैं अब नेक्स्ट अपने प्रोफेशनल कैरियर के लिए। तो डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम फॉर दिस सेशन, और उम्मीद है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह।